पहला प्रश्न है, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज़ी से गति से सीख रहे हैं और कुछ बच्चे बहुत धीमी गति से सीख रहे हैं। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? एज ए टीचर आप क्या करेंगे? तेज़ गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे? बिल्कुल बढ़ने देंगे। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे? ऐसा करेंगे क्या? तो नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे। तीसरा है, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे? नहीं, इस ऐसा भी नहीं है। अगला, तेज गति से सीखने वाले बच्चों की धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की सिखाने हेतु मदद लेंगे? बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। क्या करेंगे? तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता की, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की सिखाने हेतु मदद लेंगे। दूसरा प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है? बिल्कुल अच्छा शिक्षक है। बातें करने वाले को दंडित करता है? नहीं। उदासीन है? नहीं। जो सोचता है कि बच्चों बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जाए? देखिए, अच्छा शिक्षक वही है जो किसी भी चीज़ को उसके संसाधन के रूप में उपयोग करता है। अगर वो संसाधन के रूप में उसका उपयोग करता है तो वो अच्छा शिक्षक माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। देखिए, समस्या की पहचान करना तो उसका चरण है, समस्या के छोटे हिस्से में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना, और चौथा है परिणामों की आशा करना। देखिए, परिणामों की आशा करना इसका जो है चरण नहीं है, लेकिन युक्तियों को खोजना, छोटे हिस्सों में बांटना और समस्या की पहचान करना, ये इसके चरण हैं। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है, ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार रिपीट हो चुके हैं, कई बार सीटेट और यूपीटेट और कई प्रकार के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और ये जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ सीटेट को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं, बहुत ना एमपीटेट ना किसी प्रकार के कोई और एग्ज़ाम के लिए बेस्ड नहीं है। ये सारे के सारे प्रश्न सिर्फ सीटेट को बेस में रखकर बनाए जा रहे हैं। तो पहला जो चौथा प्रश्न है, जब बच्चा फेल होता है तो क्या होता है? बच्चे को उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, या व्यवस्था फेल हुई है, या बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं। देखिए, बच्चे के अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन आपकी जो व्यवस्था है, आपका जो सिस्टम है, वो क्या हुआ? वो फेल हुआ है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, या शिक्षण की तकनीक अपनाकर, या परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो इसका हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति। जो भी हमें कार्य करना है, एक चीज़ और, एक की नोट है, ये किसका की नोट क्या है कि कोई भी चीज़ होगी हमें रटना नहीं है, ठीक है, लिख लीजिए, रटना नहीं है, बच्चे पर कोई प्रेशर नहीं डालना है, और जो पद्धति होगी वो बाल केंद्रित ही होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? अधिकतम परिणाम लाने में शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है? एक अधिगम शैली से तो नहीं हो सकता। समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों को एक कक्षा में रखना, नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते। जब तक क्लास जो है पूरी तरीके के वर्सेटाइल होनी चाहिए। शिक्षिका को अपने संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही, या शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों को जो नहीं, समान शिक्षार्थियों के ग्रुप नहीं बनाने हैं। देखिए, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जो किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करता हो, भेदभाव करता हो, या किसी प्रकार का कोई अलग निर्माण करता हो समूह का। हमें जो यूनिवर्सल शिक्षा देनी है, समावेशी शिक्षा देनी है, सबको शिक्षा एक साथ देनी है। तो हमें शिक्षिका जो है, जो अपने संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ शिक्षार्थियों की उनकी समझ क्या है उसके हिसाब से भी कार्य करना चाहिए। अगला प्रश्न है, जब बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता हो जाएगा यहाँ पे, तो वह डैश डैश के समान है। सीखने के रूप में आकलन, या आकलन और सीखना, सीखने का आकलन, और सीखने के लिए आकलन। देखिए, जब कोई बावर्ची खाना बनाता है तब वो क्या कहलाता है? सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन, इसका विकल्प हो जाएगा चौथा सही। लेकिन जब एक भ्रमण के बाद में कोई अध्यापिका जो है बच्चों को ले जाती है और उन्हें वापस लाती है, तब उनका जब परीक्षण लेती है, तब क्या होता है? जो सीखा हुआ है उसका आकलन होता है, ठीक है। शिक्षण व अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर होते हैं। ऐसा है क्या? नहीं। शिक्षण प्रक्रिया कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है? नहीं, ऐसा कोई रटंत विद्या या ऐसी कोई चीज़ जो बताई नहीं गई जो कि रूढ़िवादी हो। प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं? नहीं, अनुशासित करना ही नहीं, उन्हें फ्री छोड़ देना। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और भिन्न तरीक़ों से सीखते हैं। बिल्कुल, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और भिन्न तरीके से सीख सकते हैं, ये बार मैं कई बार बता चुका हूँ,
ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। देखिए, समस्या समाधान का पहला चरण क्या है कि समस्या के प्रति परीक्षण करना, प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता या प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना या प्राकल्पना का निर्माण करना। देखिए, समस्या समाधान की प्रारंभिक जो वैज्ञानिक पद्धति है, जो पहला चरण है, वो है पहचान। और पहचान किसकी? समस्या की। समस्या की पहचान कैसे होगी? मतलब समस्या की के प्रति जागरूकता। ठीक है। अगला है, अंतरपरख अनुदेशन क्या है? अव्यवस्थित एवं स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधि, ऐसे समूह का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों पर प्रयोग करना, जिसे समूहीकरण, कक्षा में शिक्षार्थियों के लिए कुछ अलग करना, ये समूहीकरण है। ठीक है। और इस प्रश्न का आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आशा करते हैं आपको कुछ जानने को मिला होगा और धन्यवाद।